दोस्तों एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है। विलियम ब्लैक की लिखी हुई ये कविता लंदन। आपने नाम सुना होगा। अगर ज़िंदगी में विलियम ब्लैक ने कुछ लिखा तो मेरे ख्याल से 2 बहुत मशहूर कविताएँ हैं। लंदन और टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये दोनों कविता आप ज़रूर सुने होंगे। विलियम ब्लैक का नाम आता है तो ज़ुबान पे डेफ़िनेटली कानों में, दिमाग में ये चीज़ गूंजने लगती है और वो क्या है? लंदन और टाइगर टाइगर, ये दोनों कविताएँ। तो चलिए लंदन के बारे में किस तरह से विलियम ब्लैक ने उस ज़माने में क्या था लंदन की स्थिति, एक छोटी-सी कविता में पूरे उड़ेल कर रख दी है। और मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आप कविता पढ़ते हैं तो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए दोस्त, कविता को समझना थोड़ा सा कठिन तो होता है लेकिन बहुत फायदा होता है। एक बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कविता के माध्यम से, चाहे आप दुनिया के किसी भी भाषा में पोएम्स पढ़ते हो। चलिए लंदन, ये मैं आपको बता दूं कि विलियम ब्लैक अपने ज़माने में ये कविता लिखे थे, उस टाइम में लिखे थे जब वो जवान थे और वो लंदन की गलियों में घूम रहे थे। लंदन की गलियों में घूमते समय उन्होंने जो कुछ भी लंदन में देखा, उस स्थिति का वर्णन किस तरह से किया है इस कविता में। आप, मैं एक चीज और बता देता हूं, उस टाइम की बात है जब लंदन में यानी पूरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, उस टाइम की बात है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण लंदन का स्थिति पूरी तरह से बिखर गया था, बर्बाद हो चुका था। तो वहां के जो लोग थे वो पूरी तरह से बेचैन थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुका था, वहां खाने पीने के लिए वस्तुएं नहीं थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो उस टाइम में लंदन के गलियों में क्या चीख सुनाई दी इनके कानों में, वो अपने इस छोटी सी कविता में पूरी तरह से दिखा देते। चलिए शुरू करता हूं। 16 लाइन की एक कविता पूरे लंदन की व्याख्या कैसे करती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां बोलते हैं कि आई वंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट, यानी मैं खास गलियों से होकर गुजरता हूं। यानी कि आई वंडर थ्रू अ चार्ट थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डज फ्लो। और खास गलियों से गुजरते हुए, लंदन की गलियों से गुजरते हुए मैं थेम्स नदी के पास पहुंच जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस कविता को। आगे बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत में गंगा नदी मशहूर है, वैसे ही थेम्स नदी लंदन में, पूरे इंग्लैंड में मशहूर है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ फो। जब जहां भी मैं जाता हूं, जिन व्यक्तियों से मैं मिलता हूं, उनके चेहरे पर एक परेशानी, दुख, पीड़ा नजर आती है मुझे, कमजोरी उनके अंदर नजर आती है, वो हर चीज से परेशान नजर आते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन द माइंड फॉग्ड मेनेकल्स आई हियर। मैं प्रत्येक आदमी के चीख को सुनता हूं, मैं प्रत्येक बच्चों के चीख, डर से होने वाली चीख को सुनता हूं। प्रत्येक आवाज में मैं एक दर्द समझता हूं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि उनकी आवाज में एक दर्द है। और जो बैंड, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जो बंदिशें लगाई गई थी, तो उस बंदिशों को मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि आखिर इन लोगों पे क्या गुजर रही है इन बंदिशों के कारण। द माइंड फोग्ड मिनकल्स आई हियर, यानी कि उनके दिमाग पूरी तरह से एक जंजीर में बंधी हुई थी, तो मैं इन सारी चीजों को समझ सकता हूं। यानी कि वो घर में बैठ करके वो पूरी तरह से कोस रहे थे अपने आप को, उन सारी चीजों को, उनकी जंजीरों को मैं समझ सकता हूं, उनके दुख पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। आगे कहते हैं, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपीयर्स and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls। कितना खूबसूरत ये लाइन है, अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही डीपली ये चीज लिखा गया है। इसका मतलब होगा कि हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कैसे चिमनी स्वीपर्स जो होते हैं, यानी कि चिमनी में काम करने वाले छोटे छोटे जो बालक होते हैं, कैसे वो चिल्ला रहे हैं। और इन सारी स्थिति का जिम्मेदार, शर्म वाली बात किसके लिए है? चर्च के लिए है, क्योंकि ये सब कुछ चर्च के कारण ही हुआ है। तो यहां पर चर्च को वो बोलते हैं
यानी कि उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं इस चर्च को। एंड द नैप हैपल सोल्जर शाई रन्स इन ब्लड डाउन अ पैलेस वॉल्स, और मासूम जो सैनिक थे वो मर गए, और उनके मरे हुए खून के जो धब्बे वो मर गए, उनके खून के धब्बे का निशान अभी भी वहाँ के जो पैलेस वॉल्स यहाँ इंडिकेट करता है बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं उन पे साफ दिख रही है। But must through a midnight states I hear how the youthful harlots curse. सबसे ज्यादा कठिन बात क्या है यहां, अगर आप इस लाइन को समझेंगे तो आप रो देंगे। कहते हैं कि इन सारी बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये सुनाई दे रही है कि हाउ द यूथफुल हार्लॉट्स कर्स, कि कैसे वहां के जो आप बोल सकते हैं वैश्या, जिसे प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, जो प्रोस्टिट्यूट हैं वहाँ के जो प्रोस्टिट्यूट्स है उनकी क्या स्थिति है, वो खुद कोस रही हैं। किसको कोस रही हैं? यानी कि वहाँ के जो न्यू लड़कियां थी अपनी हालात के कारण एक प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति धारण कर ली हैं, वो पूरी तरह से वेश्या बन गई हैं, तो वो कोस रही हैं, यहाँ कर्स कर रही हैं। किस चीज को श्रापित कर रही हैं, कर्स कर रही हैं? ब्लाड्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट्स विद द प्लैक्स द मैरिज हियर्स। यू कैन से द मैरिज हर्ष, यू कैन से, आप यहाँ मैरिज हर्ष भी कर सकते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि वो अपने जन्म लिए बच्चों को कोस रही हैं। अब खुद सोच सकते हैं आप कि कोई माँ अगर अपने पैदा किए बच्चे को उससे नफरत कर रही हो तो वहां का हालात क्या हो सकता है। अब ये कोस रही है कि तू मेरे पेट से, मेरे तन से क्यों जन्म लिया, मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूं। एंड ओ शादी को भी कोस रही हैं, वो यहां शादी को भी बोल रहे हैं कि मतलब कि शादी वहां है तो ये बेकार है, शादी से लोगों को नफरत है, अगर शादी से बच्चे पैदा होंगे तो डेफिनेटली इससे नफरत वाली बात बू आ रही है यहां पर रह रहे लोगों को। अब ये स्थिति क्यों है, मैं आपको शुरू में ही बताया था, क्योंकि उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उस टाइम पूरे लंदन का स्थिति बहुत खराब था। बहुत ही खूबसूरत कविता है, इस कविता को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।